हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता जियोग्राफी की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हमने अंतरिक्ष विज्ञान में ब्रह्मांड पढ़ा है, आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको तारों के उत्पत्ति से लेके उसके अंत तक की बातें बताई है। तारों में जो लास्ट लेक्चर हमारा जो था उसमें मैंने आप लोगों को तारामंडल के बारे में बताया है कि तारामंडल क्या होते हैं, तथा नक्षत्रों के बारे में बताया है कि जो हमारी कुंडलियाँ बनती हैं उनमें नक्षत्रों का क्या योगदान होता है, ग्रह कैसे हमारे भविष्य पे वो असर डालते हैं या फिर वर्तमान में असर डालते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया था। लेकिन आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इन सब चीज़ों से अलग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सौर मंडल या सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा कि ये वीडियो देखें, उनको भी शेयर कीजिएगा और तथा सब्सक्राइब करने की बोलिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को अगली क्लास की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ठीक है, तो अगली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो इस क्लास को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे को और अच्छा करने की इच्छा होती है। मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट उठा के लेके आ रहा हूँ, अलग अलग बुक्स से मैं पढ़ रहा हूँ, सबका निचोड़ एक ही वीडियो में आप लोगों को डाल रहा हूँ। तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाने हैं। आपको सारे क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आज इस स्टार्ट करते हैं हम सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था, आकाश गंगाओं में पढ़ा था जब हमने, तो हमारी आकाश गंगा का नाम मैंने क्या बताया था, मिल्की वे। मैंने आकाश गंगा का नाम बताया था। जो हमारी मिल्की वे है, आकाश गंगा है, जिसको हम दुग्ध मेघला के नाम से भी जानते हैं, हमने बताया था कि इसके एक कोने में हमारा सूर्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है हमारा सूर्य? एक कोने में स्थित है और ये हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। चक्कर भी किसका लगा रहा है? केंद्र का चक्कर लगा रहा है। हमारे आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है और ये चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? पूरे 25 करोड़ वर्षों का समय लेता है। और 25 करोड़ वर्षों में को हम क्या कहते हैं? एक कॉस्मिक ईयर कहते हैं या कॉस्मोस ईयर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, स्टार्ट आगे की बात हम स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार जैसे कि सूर्य हमारा जो केंद्र के चक्कर लगा रहा है, सूर्य के आसपास भी कुछ आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी? सूर्य तथा उसके आसपास चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सूर्य तथा उसके आसपास चक्कर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंडों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड मतलब कौन कौन से सर? ये भी तो बताइए, क्या क्या चक्कर लगा रहे हैं? हमें तो बस ग्रह के बारे में पता है। अरे मैं बताता हूँ ना, सूर्य जो होता है उसके आसपास जो चक्कर लगाते हैं, कौन कौन चक्कर लगाता है? उसके आसपास ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। उसके आसपास उपग्रह चक्कर लगाते हैं, मतलब कि सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसको एस्टेरॉइड्स के नाम से हम जानते हैं। क्षुद्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। धूमकेतु चक्कर लगाते हैं, जिनको हम कॉमेट्स कहते हैं। उल्का पिंडों के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, उल्का पिंड भी जिनको हम मेटर्स कहते हैं, तथा अन्य जो आकाशीय पिंड जो धूल के कण होते हैं, छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं, या फिर हमारे जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उन सब के बारे में भी मैं बताने वाला। तो वो सब चक्कर लगाते हैं। इन सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल कहते हैं। अब सर इनके बारे में भी बताइए। सब्र करो, सब्र करो, बहुत ही ज़्यादा लेंदी टॉपिक है ये। ठीक है, हम अलग अलग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, हम धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे, पुच्छल तारों के बारे में पढ़ेंगे, कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। एक एक करके हम उतरेंगे। जैसे कि हमने ब्रह्मांड पढ़ा, फिर आकाश गंगा पढ़े, तारे पढ़े, नक्षत्र पढ़े। अब हम कहाँ आ गए? सौर मंडल पे आ गए। सौर मंडल के बाद हम सूर्य पे आ जाएंगे, सूर्य के बाद हम ग्रह पे आ जाएंगे, ग्रह के बाद हम पृथ्वी पे आ जाएंगे, पृथ्वी के बाद हम भारत पे आ जाएंगे, भारत के बाद हम पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना और उस क्लास को बार बार देखना, जितनी बार हो सके आप इसको देखिए। जब भी आपको फुर्सत मिले इस क्लास को देखिए। जब आप गार्डन में घूम रहे होते तब इस क्लास को देखिए। अब क्या करना है? बस इस क्लास को देखना है।
ठीक है, बार बार देखना। और आप अगर नोट्स बना रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, खुद से हाथ से नोट्स बना रहे बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो स्टार्ट करते हैं हम सौरमंडल। तो मैंने आपको बताया सूर्य तथा इसके आसपास चक्कर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंडों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। अब आप लोगों को पता है कि कोई कंपनी होती है, मान लो रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो के 80% 80% शेयर्स जो है अंबानी जी के पास है, ठीक है, मुकेश अंबानी जी के पास है। और 20% शेयर उसने क्या कर दिए, दूसरे लोगों को बड़े मतलब उन्होंने बेच दिए कि भैया आप भी हमारी कंपनी में पार्टनरशिप कीजिए, अगर फ़ायदा होता है तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को भी पैसा देंगे। तो शेयर्स बेच दिया जाता है। लेकिन मालिक किसे कहा जाता है, क्यों किसे कहा जाता है मालिक, अंबानी जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मालिक, क्योंकि 80% शेयर्स तो उनके पास है ना। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं उसको उसका मालिक कहा जाता है। उसी प्रकार से सौरमंडल, उसी प्रकार से क्या है, सौरमंडल में है 99.9% जो शेयर है वो किसके पास है, सूर्य के पास है। हमारे जो सौरमंडल में 99.9% जो शेयर हैं किसके पास है, सूर्य के पास है। इसलिए सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है। या किसको कहा जाता है, सौरमंडल का प्रधान सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है सौरमंडल का प्रधान किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं। अरे सूर्य देखिए ना, बहुत बड़ा होता है सौरमंडल में, उसके आगे बिंदु के बराबर होते हैं दूसरे ग्रह और उपग्रह और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो सौरमंडल का प्रधान क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था क्लाउडियस टॉल्मी। क्या नाम था, क्लाउडियस टॉल्मी। क्या नाम था, क्लाउडियस टॉल्मी। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने 140 ईस्वी में, मतलब कि एडी में, 140 एडी में एक बात कही। इन्होंने बोला कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहा है, मतलब कि जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। मतलब कि इन्होंने बोला है कि ये पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा सूर्य और बहुत सारे आकाशीय पिंड जो है इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। मान लो ये सन हो गया, सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है, मंगल ग्रह हो गया, ये बुध ग्रह हो गया, ये सब इसके चक्कर लगा रहे हैं। किसने बोला, ये क्लाउडियस टॉल्मी ने। क्या बोला, कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने क्या बोला कि जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, सौरमंडल के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। और जो सन है, सूर्य है, इसका चक्कर लगा रहा है, दूसरे आकाशीय पिंड भी इसका चक्कर लगा रहे हैं। इनकी बात मान ली गई, इनकी बात मान ली गई और इसको क्या कहा गया, भू केंद्रीय सिद्धांत। क्या कहा गया, भू केंद्रीय सिद्धांत इसको कहा गया, केंद्रीय सिद्धांत इसको कहा गया, भू केंद्रीय सिद्धांत इसको कहा गया, जियो सेंट्रिक थ्योरी इसको कहा गया। क्वेश्चन आता है, जियो सेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई, क्लाउडियस टॉल्मी के द्वारा दी गई। क्लाउडियस टॉल्मी कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या कहा गया, जियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा गया कि जियो मतलब कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये बात कब कही गई, 140 ईस्वी में कही गई, मतलब कि बहुत समय पहले। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि टॉल्मी के द्वारा दी गई वो हजारों सालों तक चलती रही। यही माना जाता रहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सूर्य और अन्य आकाशीय पिंड उसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन 15वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था निकोलस कोपर्निकस। निकोलस कोपर्निकस नाम के एक वैज्ञानिक हुए जो कहाँ के रहने वाले थे, पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, पोलैंड के रहने वाले थे निकोलस कोपर्निकस। इन्होंने बताया कि भैया
पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। कौन स्थित है? सन स्थित है। और पृथ्वी जैसे अन्य आकाशीय पिंड इसका चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी बात मानी नहीं गई, इनकी बात मानी नहीं गई। और इन्होंने क्या बोला गया, कोपरनिकस ने क्या बोल दिया कि भैया सूर्य जो है चक्कर लगाता है। इस चीज को क्या बोला गया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत इसको बोल दिया गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसको क्या बोल दिया गया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जाना गया, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। क्वेश्चन आता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा दी गई। निकोलस कोपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में क्या कहा गया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में कहा गया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा पृथ्वी तथा अन्य आकाशीय जो पिंड है वो क्या कर रहे हैं? इसका चक्कर लगा रहे हैं। किसका? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इनकी बात मानी नहीं गई, बहुत दिनों तक नहीं मानी गई। फिर एक वैज्ञानिक हुए जो कि 16वीं शताब्दी में आए, जिनका नाम था जोहानसन केपलर। क्या नाम था इनका? जोहानेस केपलर। जोहानेस केपलर, इनका नाम क्या था? जोहानेस केपलर आए। इन्होंने किसका सपोर्ट किया? कोपरनिकस का सपोर्ट कर दिया कि भैया कोपरनिकस भाई साहब सही बोल रहे हैं। भाई साहब ने बोला था कि क्या बोला था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा पृथ्वी तथा अन्य आकाशीय पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात बोल दी। क्या बात बोल दी? कि जो सूर्य है उसके जो आसपास जो पृथ्वी और अन्य जो आकाशीय पिंड या ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो किस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं? दीर्घवृत्ताकार, मतलब कि इलिप्टिकल, ऐसे दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल जो होते हैं शेप में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे गोल चक्कर नहीं लगा रहे, इलिप्टिकल शेप में चक्कर लगा रहे हैं, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहे। तो इन्होंने क्या किया? ग्रहों की गति के नियम दे दिए। क्या दे दिए? ग्रहों की गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम क्या दे दिए? ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर द्वारा दिए गए। ठीक है, जोहानेस केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए। क्वेश्चन ये आता है जोहानेस केपलर के द्वारा किस चीज के नियम दिए गए? ग्रहों की गति के नियम दिए गए। या फिर ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो जोहानेस केपलर द्वारा दिए। इन्होंने स्पष्ट तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ? इन्होंने भी एक गलती कर दी। इन्होंने क्या बोल दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है सूर्य। क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। लेकिन हमें तो पता चल गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है। ये कब पता चला? जब 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में जब हमारी आकाशगंगा की एक क्लियर पिक्चर हमें प्राप्त हुई, स्पष्ट तस्वीर हमें प्राप्त हुई, तो हमें पता चला कि ऐसी कितनी सारी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में स्थित है। उनमें अरबों तारे स्थित है जो कि सूर्य से भी बड़े हैं। ठीक है, और हमारा जो सूर्य है एक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित नहीं है, आकाशगंगा के एक साइड में स्थित है। क्या? आकाशगंगा के बिल्कुल साइड में स्थित है और जिसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य स्थित है। ये बात बिल्कुल गलत हो गई। और सूर्य को ये जो गौरव प्राप्त था कि हमें ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित हूँ, ये गौरव भी समाप्त हो गया सूर्य का। सबको पता चल गया कि सूर्य जो है कहाँ पे स्थित है? हमारी आकाशगंगा के कोने में स्थित है और इसके आसपास ही चक्कर लगा रहे हैं। और सूर्य जैसे इतने सारे कितने सूर्य पाए जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कितने सूर्य पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात के बारे में पता चल गया। ठीक, आप लोगों को कोई पूछे, क्या पूछे? क्लाउडियस टॉलमी ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो जियोसेंट्रिक दिया। क्लाउडियस टॉलमी ने कौन सा सिद्धांत दिया? जियोसेंट्रिक या भू केंद्रीय सिद्धांत। उसमें उन्होंने क्या बोल दिया? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, सभी उसका सूर्य तथा अन्य आकाशीय पिंड उसका चक्कर लगा रहे। और आपसे अगर पूछे कि भैया कोपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया? कोपरनिकस ने भू केंद्रीय सिद्धांत को खंडित करते हुए उन्होंने बोला सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, मतलब कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य स्थित है और सभी आकाशीय पिंड उसका चक्कर लगा रहे हैं। फिर कौन आए? उसके बाद आए केपलर। केपलर ने क्या कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए? उसने बोला कि ग्रहों की गति गोल ना होते हुए क्या है? इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार है। इसके बारे में भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने एक बात और बोल दी कि भैया कोपरनिकस भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कोपरनिकस ने बोला था सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, उसने उसका सपोर्ट कर दिया। लेकिन हमें जब आकाशगंगा की क्लियर पिक्चर प्राप्त हुई तो हमने यह स्पष्ट कर दिया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है, ऐसे बहुत सारे सूर्य ब्रह्मांड में स्थित है। ठीक है, ये बस सौर मंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है जिसमें पूछा जाता है कि प्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया। प्रथम टेलीस्कोप या दूरबीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया। टेलीस्कोप का निर्माण, प्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया, यह भी पूछा जाता है। तो एक वैज्ञानिक हुए गैलीलियो। एक वैज्ञानिक हुए जिनके द्वारा प्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। अब गैलीलियो ने ऐसे टेलीस्कोप का निर्माण किया जिससे पृथ्वी पे बैठे बैठे दूसरे ग्रहों को देखा जाता था, जिससे पृथ्वी पे बैठ के हम तारों को देख सकते थे, लेकिन उसको अंतरिक्ष में नहीं पहुंचाया जा सका। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए हब्बल, क्या नाम था उनका, हब्बल नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसे टेलीस्कोप का निर्माण किया जिसको अंतरिक्ष में भी भेजा जा सकता था। तो पहला ऐसा टेलीस्कोप जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका नाम क्या था, हब्बल नाम का एक टेलीस्कोप था। ठीक है, हब्बल नाम का एक टेलीस्कोप जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया। क्वेश्चन ये आता है कि टेलीस्कोप का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, गैलीलियो ने किया। हब्बल क्या है, हब्बल क्या एक प्रकार का टेलीस्कोप है, हब्बल क्या एक प्रकार का टेलीस्कोप है या दूरबीन है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। जियोसेंट्रिक थ्योरी आपको स्पष्ट होगी, आपको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है पूरी से क्लियर हो चुकी होगी, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम हमारे वापस से सौर मंडल पे। ठीक है, सौर मंडल में हम वापस से पढ़ते हैं। मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि सौर मंडल का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, सूर्य होता है, सन होता है। सूर्य मंडल का जो प्रधान सूर्य या सन होता है। अब सन के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सूर्य में हमें 6 पार्ट पढ़ने हैं। सूर्य के 6 पार्ट मतलब कि उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, हम उसके बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लूसेंट में अगर आप देखोगे तो आपको एक्सटर्नल बात बता रखी है, बाहर की 3 परतों के बारे में बता रखा है कि बाहर की परतों को क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है, कोरोना क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में लूसेंट में बता रखा है। लेकिन आंतरिक संरचना के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रखा है। देखो, पहले लूसेंट से पढ़ना पर्याप्त होता था। लूसेंट ने बहुत सारे लोगों को ऑफिसर भी बना दिया, बड़े बड़े ऑफिसर बन के बैठे हैं। ठीक है, लेकिन अब माहौल चेंज हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बड़ा खोद के क्वेश्चन पूछने लगे। मतलब सोच लिए सूर्य को भी खोद दिया, सूर्य का पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, सूर्य का पोस्टमार्टम करना है। हमें भी भैया जैसा वो पूछेगा हम वो करके दिखाएंगे, हम वो पढ़ के दिखाएंगे। तो अलग अलग जगह से अलग अलग इकट्ठा करना पड़ता है। तो मैंने सब जगह एक ही जगह इकट्ठा कर लिया। प्लीज़ मेरे साथ पढ़िए, मैं आप लोगों को पूरी तरह से स्पष्ट करा देता हूँ। ठीक है, ये सूर्य है, इसके 3 इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन, सन के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सूर्य है, इसमें 3 स्ट्रक्चर अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर अंदर पाए जाते हैं। सबसे अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। इसके बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, रेडिएशन जोन कहते हैं। रेडिएशन जोन के नाम से इसको जाना जाता है, विकिरण मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। विकिरण मंडल इसको कहते हैं। ठीक है, जो तीसरा वाला जो पार्ट होता है, सबसे जो आखिरी वाला जो हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, संवहन मंडल। क्या बोलते हैं उसको, संवहन मंडल बोला जाता है। कॉन्वेक्टिक, कौन सा जोन बोला जाता है, संवहन मंडल बोला जाता है, कॉन्वेक्टिक जोन बोला जाता है। किस नाम से जाना था, कॉन्वेक्टिव जोन के नाम से जाना था। लेकिन अभी यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से इसको पढ़ नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं, इसको इतना काट देते हैं। ठीक है, इतना काट देते हो, मैं बड़ा थोड़ा इसको बना देता हूँ, इससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बस इसलिए बताया आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सूर्य का स्ट्रक्चर कैसा है आंतरिक रूप से। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम ऐसे पढ़ेंगे।
ठीक है, ये मैंने पढ़ा। जो पहले जो अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हम इसको क्या बोलते हैं, विकिरण मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा जो वाला पार्ट होता है उसको हम संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे, कोर बोलेंगे। दूसरा वाला जो पार्ट होता है इसको रेडिएशन जोन कहते हैं, रेडिएशन जोन के नाम से इसको जाना जाता है। किस जोन के नाम से इसको जाना जाता है, रेडिएशन जोन के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा जो होता है कॉन्वेक्टिव जोन के नाम से इसको जाना जाता है, कॉन्वेक्टिव जोन के नाम से इसको जाना जाता है। कोर को किसको क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे इसको। रेडिएशन जोन को विकिरण मंडल के नाम से जाना जाता है, उसको संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब मैं सब नाम नहीं लिख रहा, हिंदी का मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग नाम सुन के भी लिख सकते हो। ठीक है, जो कोर होता है वो बहुत ही अधिक गर्म होता है। क्यों होता है गर्म, यहाँ पे एक अभिक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे होती है। अब मैंने आप लोगों को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पूरी तरह से बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट में उसका बता दूं। अगर आप लोग न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन जो पढ़ना चाहते हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पढ़ना चाहते हो, तो लेक्चर नंबर 5 देख लीजिए। उसके स्टार्ट में मैंने बताया आपको, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 के स्टार्ट में मैंने बताया है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में बता देता हूँ कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलके किसका निर्माण करते हैं, एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब आप लोगों को ये भी पता है कि जो सूर्य जो है हमारा क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, एक हमारा तारा है, और तारे में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, ठीक है, और कुछ अन्य छोटी मोटी जो गैसें पाई जाती है। अब परसेंटेज इनका पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज सूर्य में कितना है, हीलियम का परसेंटेज सूर्य में कितना है। तो हाइड्रोजन का लगभग 71% कहाँ पे स्थित है, सूर्य में स्थित है। कितने, सूर्य में कितना स्थित है, 71% कौन स्थित है, हाइड्रोजन स्थित है। तथा हीलियम कितना परसेंट है, लगभग 26%, लगभग 26%, कहीं कहीं पे 26.5 भी लिखा होता है। तो ये जो परसेंटेज है इन दोनों का पूछा जाता है, और जो कुछ परसेंटेज 2 या 3% बच गया है वो कुछ अन्य गैसेस होती है, धूल के कण होते हैं जिनसे निर्माण सूर्य का होता है, ठीक है, ईंधन के रूप में पाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ पे होती है, कोर में होती है। तो क्वेश्चन ये आता है सूर्य के किस भाग में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो कहाँ पे होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कोर में होती है, ठीक है, कोर में होती है। यहाँ से आग जली रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग जली रहती है, यहाँ से किसी भी प्रकार की विकिरण का निर्माण नहीं होता। देखो यहाँ पे रेडिएशन जोन के बारे में बताया गया है, मतलब कि जो दूसरा वाला जो पार्ट है सूर्य का वो क्या है, रेडिएशन जोन है, विकिरण मंडल है। मतलब कि यहाँ पे किरणों का निकलना प्रारंभ हो जाता है। क्यों, आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हम चूल्हा जलाते हैं या फिर किसी भट्टी में देखा होगा, तो आप लोग देखते हो अंदर से जो आग जलती है उसके बाहर कुछ दूर से विकिरण निकलने लगती है। बिल्कुल अंदर तो नहीं निकलती है ना विकिरण, क्योंकि वहाँ तो आग जली रहती है। अब उससे थोड़ा सा बाहर आएंगे तो विकिरण निकलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आग जल रही है, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। अब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बाद हम बाहर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, विकिरण का निर्माण होगा। यहाँ पे कौन कौन सी विकिरण निकलती है, यहाँ से गामा किरणें निकलती है, गामा रेज निकलती है। कौन सी निकलती है, गामा रेज निकलती है। यहाँ पे क्या निकलती है, एक्स रेज निकलती है। क्या निकलती है, एक्स रेज निकलती है। और यहाँ से फोटोन निकलते हैं, फोटोन निकलते हैं, फोटोन भी निकलता है। यहाँ पे फोटोन पता है क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुँचता है, धूप के रूप में पहुँचता है, उसी को बोला जाता है फोटोन, ठीक है। हम ऐसे ठंडियों के दिनों में धूप सेकते रहते हैं, हाँ, तो वो क्या होता है, फोटोन होता है। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में उसको फोटोन बोल दिया जाता है, वैज्ञानिक भाषा में उसको क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है, ठीक है, जो सूर्य का हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश हमें फोटोन से प्राप्त होता है, मतलब कि विकिरण मंडल से प्राप्त होता है, रेडिएशन जोन से प्राप्त होता है। यहीं से गामा रेज भी निकलती है। गामा ऐसा होता है ना, एक सिग्नल होता है ऐसे गामा जैसा, इसका चिन्ह होता है, गामा रेज निकलती है। और यहाँ से कौन सी निकलती है, एक्स रेज निकलती है। एक्स रे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी ना किसी का कभी भी हड्डी वड्डी टूट जाती है तो हम क्या करवाते हैं, एक्स रे करवाते हैं। वही वाली रेज होती है, यहाँ से निकलना भी प्रारंभ कर देती है, ठीक है, एक्स रेज होती है।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, हड्डी को छोड़ के सब कुछ चीर फाड़ देती है। ठीक है, गामा रेज भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर हमारे शरीर पे डायरेक्ट गामा रेज पड़ जाती है तो हम अपने शरीर को जला सकती है, वो मतलब हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकती है। वो कैंसर जैसी बीमारियों को पीड़ित कर सकती है, मतलब कि बना सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा कर सकती है, इतनी खतरनाक होती है। ठीक है, अब तीसरा वाला जो जोन होता है या तीसरा वाला जो पार्ट होता है सूर्य का, आंतरिक जो भाग होता है, उसको बोला जाता है संवहन मंडल या कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन में क्या होता है, हाइड्रोजन के कुछ ऐसे ऐसे बंडल बन जाते हैं, सेल बन जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कुछ ऐसे सेल बन जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिनके अंतर्गत क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऐसे कुछ बंडल बन जाते हैं। कहाँ बन जाते हैं, कॉन्वेक्टिव जोन या संवहन मंडल में बन जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के ये बंडल होते हैं यहाँ पे स्थित होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नाभिक की संलयन विक्रिया हो रही है ना, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा तो एक दो छोटे नाभिक, चार छोटे नाभिक मिलकर क्या करेंगे, एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, न्यूक्लियर का निर्माण करेंगे, जिससे ऊर्जा मुक्त होगी और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो कुछ यहाँ से क्या होती है, सौर लपटें यहाँ से निकलती है, और जो सौर लपटें इनसे आके टकराती है, इन बंडलों से आके टकराती है, तो ये यहाँ पे बहुत अधिक तीव्र गति से निकलने लगती है। तीव्र गति से निकलने लगती है क्यों, क्योंकि पहले से यहाँ पे ऊर्जा इकट्ठी थी और वापस से क्या हुआ, यहाँ से फिर से एक और ऊर्जा का एक बंडल वहाँ पे चले गया, तो क्या हो गया, उसका ओवरलोड हो गया और वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से निकलने लगी। और इसको क्या बोला जाता है, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला इसको कहा जाता है। सूर्य से निकलने वाले इस परमाणुओं के तूफान को क्या बोला जाता है, सौर ज्वाला कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि भैया सूर्य से निकलने वाले परमाणु के तूफान को क्या बोला जाता है, सौर ज्वाला बोला जाता है, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे सोलर फ्लेम के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सोलर फ्लेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है सोलर फ्लेम क्या है, सूर्य से निकलने वाले परमाणु के तूफान को क्या बोला जाता है, सोलर फ्लेम कहा जाता है। ठीक है, अब ये तूफान यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया तूफान, क्या होगा कि इतनी तीव्र गति से निकलता है कि जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है सूर्य का, उसको भी पार कर जाता है। जब उसको ये सूर्य के ग्रेविटेशन फोर्स को पार कर जाता है तो ये कहाँ चले जाता है, स्पेस में चले जाता है, अंतरिक्ष में चले जाता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद क्या करता है, इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन अगर ये किसी ग्रह के संपर्क में आता है, जैसे कि मान लो ये पृथ्वी के संपर्क में आ गया, चलो इसको थोड़ा सा मिटा दें, इसको मिटा दें, अपन को पता चल गया ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये सौर ज्वाला निकल गई है। ठीक है, ये सूर्य के, ये मान लो यहाँ से निकली है और ये सूर्य के ग्रेविटेशन फोर्स से यहाँ से निकल गई है। ठीक है, सूर्य के जो ग्रेविटेशन फोर्स से निकल गई, इतना था ये सूर्य, यहाँ से निकल गई। मान लो सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्स इतना था, अभी यहाँ से निकल गई है। ये क्या है, सौर ज्वाला है, सौर ज्वाला है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये किसी भी ग्रह के संपर्क में आती है, मान लो ये पृथ्वी के ग्रह के संपर्क में आ गई, तो वो क्या करेगा, पृथ्वी का ग्रह का जो है ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, इसका खुद का है, खुद का भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना पृथ्वी का, तभी जैसे ये यहाँ से गिर रहा है तो ऐसे गिर जाएगा, नीचे गिर, क्यों गिर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से गिर रहा है। तो क्या होगा, जब ये सौर ज्वाला पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करती है, ठीक है, तो पृथ्वी अपने अंदर इसको खींचने लगती है, इसको अपने साइड खींचने लगती है। लेकिन पृथ्वी का रक्षक कौन होता है, वायुमंडल होता है। कहा जाता है ना, पृथ्वी पे कोई सी भी चीज़, उल्का पिंड गिरते हैं तो क्या हो जाता है, कोई भी कॉमेट्स गिरते तो क्या होता है, बीच में जलने लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें घर्षण होने लगता है, वायुमंडल उस उल्का पिंड से टकराने लगता है तो उसको जला देता है। उसी तरह से ये भी अगर सौर ज्वाला यहाँ पे पहुँचेगी तो वायुमंडल क्या करेगी, उसको क्या करेगी, घर्षण करेगी, और घर्षण करने के कारण क्या होगा, इसमें एक अलग तरह का रंगीन प्रकाश उत्पन्न होगा, जिसको कहाँ देखा जा सकता है, इस रंगीन प्रकाश को पृथ्वी के 2 ध्रुवों पर देखा जा सकता है। जो पृथ्वी के ऊपर वाला ध्रुव होता है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दक्षिण में जो होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल, इसको क्या बोला जाता है, साउथ पोल कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो एक रंगीन जो प्रकाश उत्पन्न होता है इसको क्या बोला जाता है, रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, इसको बोला जाता है एरोरा। क्या बोला जाता है, एरोरा, एरोरा कहा जाता है, एरोरा कहा जाता है, रंगीन प्रकाश को एरोरा कहा जाता है। तो एरोरा जो कहा जाता है, उत्तर की साइड जो एरोरा दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है, एरोरा बोरियोलिस।
बोरियोलिस के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब कि उत्तर के ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव पे हमें जो ये रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, एरोरा दिखाई देता है, उसको इसको बोला जाता है एरोरा बोरियोलिस बोला जाता है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जब ये हमारे वायुमंडल से टकरा के रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है तो इसको क्या बोला जाता है, एरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको क्या बोला जाता है, एरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे क्या बोला जाता है, एरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। उत्तरी ध्रुव पे इसको क्या बोला जाता है, एरोरा बोरियोलिस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एरोरा बोरियोलिस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो ये यहाँ से जो लपटें निकलती है, ठीक है, जो लाइट निकलती है, सौर ज्वाला निकलती है, वो क्या करता है, वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकल जाती है तो यहाँ पे क्या करती है, कुछ धब्बे बना देती है सूर्य के जो ऊपर, क्या करती है, काले काले धब्बे बना देती है, जिनको क्या बोला जाता है, सौर कलंक। क्या बोला जाता है, सौर कलंक के नाम से इसको जाना जाता है। सौर कलंक के नाम से इसको जाना जाता है। सूर्य में जो काले धब्बे बन जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, सौर कलंक बोला जाता है। सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। सन स्पॉट के नाम से, स्पोर्ट्स के नाम से इसको जाना जाता है। धब्बों को क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स बोलते हैं ना। सन स्पोर्ट्स के नाम से इसको जाना जाता है। सौर कलंक के बारे में इसको कहा जाता है। ठीक है, सौर कलंक कहाँ बनते हैं, सूर्य की सतह पे बनते हैं। ठीक है, और जब सौर ज्वाला निकलती है तो उसके कारण क्या होता है, सूर्य में जो धब्बे बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, सौर में धब्बे बन जाते हैं। सौर कलंक, सन स्पॉट्स का तापमान कितना होता है, ये पूछा जाता है। सन स्पॉट्स का तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। सन स्पॉट्स का तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पे बन जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि सन स्पॉट्स साइकिल किसको बोला जाता है। सन स्पॉट्स साइकिल किसको बोला जाता है, सौर कलंक साइकिल किसको बोला जाता है, सन स्पॉट साइकिल किसको बोला जाता है। तो सन स्पॉट साइकिल में क्या होता है, चलो थोड़ा सा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा फिर से एक बड़ा चित्र बना लेते हैं। ये जो बना, ठीक है, ये बन गया। अब जो आप लोगों को पता होगा, पता तो नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। ये जो सन स्पॉट्स बनते हैं 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री के क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, कितने, 40 डिग्री के एंगल पे बनते हैं। जब सूर्य का केंद्र से जब ये सन स्पॉट्स निकलते हैं तो इसी क्षेत्र में बनते हैं। 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री के क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, ये सन स्पॉट्स बन गए। ठीक है, जब ये सन स्पॉट्स बनता है तो यहाँ से बनना प्रारंभ होता है, तो ये यहाँ से लेके पूरे 40 डिग्री तक जाता है। तो इसको 40 डिग्री तक जाने में कितना वर्ष लगता है, 5.5 साल लगता है। कितने साल लगते हैं, 5.5 साल लगते हैं। ठीक है, और वापस से इसको उसी जगह पे आने में क्या लगता है, 5.5 साल फिर से लग जाते हैं। 5.5 साल और 5.5 साल कितना हो गया, 11 साल हो गया। 11 साल हो गया, 11 ईयर्स के हो गया। ठीक है, कितने हो गए, 11 साल हो गए, 11 ईयर्स हो गए। तो ठीक है, तो सन स्पॉट साइकिल क्या हो गया, जब सन स्पॉट्स बना और यहाँ तक गया 40 डिग्री तक, और 40 डिग्री से वापस आया, तो सन स्पॉट्स बनने और सन स्पॉट्स के खत्म होने के समय को क्या बोला जाता है, सन स्पॉट साइकिल कहा जाता है, सन स्पॉट चक्र कहा जाता है, सौर कलंक चक्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि सौर कलंक चक्र या सन स्पॉट साइकिल कितने वर्षों का होता है, 11 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 11 वर्षों का होता है। ठीक है, मेरे को पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको वीडियो को आप 2-3 बार अगर देखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को आ जाएगा, 40 डिग्री तक के होता है। एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन कौन सा आता है, सोलर इवेंट क्या होता है, सोलर इवेंट क्या होता है, सोलर इवेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। सोलर इवेंट होता क्या है सर। ठीक है, तो जब ये एक साइकिल यहाँ से गया और यहाँ से पूरा कर लिया तो ये क्या हो गया, 5.5 साल मतलब कि 11 साल में एक साइकिल पूरा कर लिया। जब सोलर इवेंट कब होगा, जब ऐसे 100 साइकिल पूरे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100 साइकिल पूरे हो जाएंगे तो कौन सा इवेंट हो जाएगा, सोलर इवेंट हो जाएगा। इसको बोला जाता है सोलर इवेंट। जब सोलर स्पोर्ट मतलब सन स्पोर्ट्स साइकिल जो होंगे कितने पूरे हो जाएंगे, 100 साइकिल ऐसे पूरे हो जाएंगे तो उसको बोला जाता है
सोलर इवेंट कहा जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, सोलर इवेंट कहा जाता है। अभी तक कितने सोलर इवेंट हुए, अभी तक एक भी सोलर इवेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो 25वां साइकिल चल रहा है। कितना साइकिल चल रहा है, 25वां साइकिल चल रहा है। जब से इसकी खोज हुई है तब से अभी तक कौन सा साइकिल चल रहा है, 25वां साइकिल चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि अभी कौन सा साइकिल चल रहा है वर्तमान में, 25वां साइकिल चल रहा है। सन स्पोर्ट साइकिल कौन सा चल रहा है, 25वां साइकिल चल रहा है। और इसका प्रभाव पृथ्वी पे क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्या प्रभाव होता है, जब ये सन स्पोर्ट्स बनते हैं, सौर ज्वाला निकलती है, परमाणु का तूफान इस पे आता है, सूर्य पे आता है, तो हमारी पृथ्वी पे जितनी भी संचार व्यवस्था होती है, हम टेलीफोन लगाते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम लोग बहुत सारे इंटरनेट पे काम करते हैं, वो सब बाधित होने लगती है। क्यों बाधित होने लगती है, क्योंकि जब ये सन स्पोर्ट्स निकलता है तो जो चुंबक की जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो अलग अलग हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे फोर्स पड़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, इसकी स्थिति चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है, लेकिन वो सही कर दिया जाता है, तुरंत हो जाता है। तो इससे हमारे पृथ्वी पे प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों को समझ में आया ये सौर कलंक क्या होता है, सौर कलंक कैसे बनते हैं, सौर ज्वाला क्या होती है, एरोरा क्या होता है, एरोरा बोरियोलिस कहाँ पे बनता है। क्वेश्चन ये आता है एरोरा बोरियोलिस कहाँ पे, बोरियोलिस कहाँ पे बनता है, तो उत्तरी ध्रुव पे बनता है, नॉर्थ पोल पे बनता है। एरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ पे बनता है, तो दक्षिणी ध्रुव पे बनता है। अब कैसे याद रखें इसको, जो हमारी पृथ्वी है उस पर 2 ध्रुव है, नॉर्थ है और साउथ है। यहाँ पे भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या स्थित है, हमारा ऑस्ट्रेलिया स्थित है। क्या पे कौन सा देश स्थित है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो नीचे वाला जो बनता है एरोरा क्या बनता है, ऑस्ट्रेलिस बनता है, ऑस्ट्रेलिस होता है। ठीक है, जिस तरफ ऑस्ट्रेलिया है उधर ऑस्ट्रेलिस हो गया। तो ठीक है, अपने को पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिस बनता है नीचे की साइड। तो फिर बोरियोलिस कहाँ बनेगा, बोरियोलिस कहाँ बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा। तो अपने को इतना सब ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा कि भैया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ पे होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ पे होती है, कोर में होती है। हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है उसका नाम क्या होता है, फोटान होता है। जो गामा किरणें और एक्स किरणें जो होती है कहाँ से प्राप्त होती है, रेडिएशन जोन से प्राप्त होती है, विकिरण मंडल से प्राप्त होती है। परमाणुओं का तूफान कहाँ पे आता है, तो संवहन मंडल में आता है। ठीक है, सौर ज्वाला क्या होती है, सौर ज्वाला ठीक है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लेम के नाम से जाना है, मतलब सोलर फ्लेम के नाम से हम जानते हैं। किस तरह से रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, तो आप इसका क्या करना है, आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, बार बार इसको देखना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाता है तो आप इसको लाइक भी कर देना, है ना। और अपने दोस्तों को भी बता देना कि ये पढ़ाया है, पढ़ के देखो एक बार। ठीक है, आप लोगों को पसंद आएगा। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। कल हम सूर्य की 3 बाहर परतों को पढ़ेंगे, और बाहरी परतों को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, फिर ग्रहों पे चले जाएंगे। पहले हम शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, शुक्र पढ़ेंगे, पृथ्वी पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके पृथ्वी पे सारे ग्रह पढ़ लेंगे, फिर हम पृथ्वी पे आ जाएंगे, पृथ्वी के बाद हम भारत पे आ जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।